रिवाइंड करो। प्रथम चार्टर अधिनियम में क्या हुआ? कॉर्नवालिस को शक्ति दी गई बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। दूसरा क्या था? कमांडर इन चीफ, गवर्नर इन चीफ गवर्नर जनरल के कार्यपालिका का सदस्य नहीं। फिर आ गए हम द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813। पहली बार आंशिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर प्रतिबंध लगाया, दो व्यापार को छोड़कर, चीन के साथ अफीम का और चाय के व्यापार को छोड़। दूसरा, इसी चार्टर अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत में 1 लाख प्रतिवर्ष का अनुदान की व्यवस्था की गई, है ना? ये दो इंपॉर्टेंट था। तीसरा ये था कि भारत के सभी चर्च बिशप के अधीन कर दिए गए और बिशप को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने का प्रावधान। फिर आगे तृतीय चार्टर अधिनियम। तृतीय चार्टर अधिनियम 1833। इसमें सबसे पहले क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल, और इस प्रकार प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या था? अब इसी से रिलेटेड था। जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां छीन ली, वंचित कर दी गई। दूसरा क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। तीसरा, अब भारत के गवर्नर जनरल को दो शक्तियां मिली, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति और एक विधेयकों पर वीटो पावर जारी करने की शक्ति। ये बात कल पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था ना? तीसरा बिंदु यही होगा अगर मेरी मेमोरी सही जा रही है। अच्छा, इसमें नहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक आधार पूर्णतः समाप्त हो गया। हाँ, सिविल सेवकों की खुली भर्ती का प्रयास लेकिन विफल, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद क्या है? चौथा है भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया, मतलब प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन का प्रावधान यही था, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकैले। कब किया गया? 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, और इसके अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकैले। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये चार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1813। चतुर्थ चार्टर अधिनियम। अब यहाँ पर देखो लिखी तो बड़ी बड़ी लाइन, शॉर्ट वाला क्या होगा कि गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, है ना? पहली बार क्या हुआ कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बोले तो हमारे यहाँ तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो 6 सदस्य होते थे। पहले जब शुरुआत में रेगुलेटिंग एक्ट बना था तो 4 सदस्यीय परिषद बना दी थी, अब बढ़कर कितने हो गए? 6। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 में से 4 सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब कहाँ के? MBA भी, मद्रास, बंगाल, असम और बम्बई, असम और बम्बई। तो 3 में तो दिक्कत ही नहीं है, बंगाल, बम्बई और मद्रास, ये 3 तो याद ही होगा। एक है असम। तो यहाँ से एक एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल किए गए। 6 में से 4 सदस्य। ये आप समझ रहे हो? शॉर्ट में क्या लिखोगे? गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कैसे? 6 में से 4 सदस्य कहाँ से सदस्य बनाए गए? 6 में से 4 कहाँ से सदस्य बनाए गए? MBAB, बम्बई से, मद्रास से एक, असम से एक और बंगाल से। यह है ठीक। आगे जो अच्छा, अरे साला ये यहाँ से
चलो क्रम से चलता हूँ, क्रम से। 4 विभाग बनाए गए इस अधिनियम के तहत। क्या बनाया गया? 4 विभाग। प्रश्न बन सकता है 4 विभाग। तो चतुर्थ चार्टर अधिनियम 1853 के तहत 4 विभाग बनाए गए। गृह, वित्त, विदेश और रक्षा। गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, है ना? गृह, वित्त, विदेश और रक्षा। मैं ऐसे याद रखा हूँ, एफ फाइनेंस, फाइनेंस और फॉरेन, फाइनेंस और फॉरेंस, और एचडी होमवर्क, ये एफएफएस। तो मेरा अंग्रेजी में से आ रहा हूँ, गृह, विदेश, वित्त और रक्षा। गवर्नर जनरल के कार्यपालिक विधायी शक्तियों को अलग करते हुए, अब देखो आपको कीवर्ड पकड़ना है। क्या बनाया गया? भारत के लिए पृथक विधान परिषद का गठन की स्थापना का प्रावधान है। शॉर्ट में क्या करोगे? भारत में पृथक विधान परिषद की स्थापना, और यही आगे चलकर क्या कहलाएगी? केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद। देखो इससे पहले क्या होता, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, यही कानून भी पारित करती थी और यही कानून को लागू भी करती थी। कार्यपालिका, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद। लेकिन अब क्या किया गया कि अब भैया ठीक है, अब एक काम करेंगे, विधि बनाने के लिए अलग से विधान परिषद गठन करेंगे और गवर्नर जनरल की कार्यपालिका उनको लागू करेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए प्रथम बार भारत के लिए विधि निर्माण, भारत के लिए विधि निर्माण के लिए विधान परिषद की व्यवस्था की गई, और यही आगे चलकर क्या कहलाएगा? केंद्रीय विधान परिषद। समझ गए? अब केंद्रीय विधान परिषद का मकसद क्या था? गवर्नर जनरल के कार्यपालिक और विधायी शक्ति को, विधायी शक्ति भक्ति लिखा है और वो भी भाग, अलग करते हुए संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद का, तो इन नोट्स में ही तुम्हारे साथ बैग में होगा तो उसको रखना मगली एडिट करने के लिए बाहर दे। क्या होगा अब जो एडिट होगा ना, उसके बाद फाइनल हो जाएगा, एक किताब की तरह बुकलेट बना सकते हैं। चलो, गवर्नर जनरल के कार्यपालिक और विधायी शक्ति को अलग करते हुए क्या हुआ भाई? भारत का प्रथम पहले बार अगर विधान परिषद का गठन हुआ तो इसका मकसद क्या है कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिक और विधायी शक्ति का विभाजन किया गया। समझ गए आप? मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने का बता रहा हूँ, लंबी लंबी लाइन तो आपको याद नहीं रही, शॉर्ट में लिखोगे, क्योंकि आपसे पूछेगा क्या कि पहली बार विधान परिषद का गठन, विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था यहाँ। अब मकसद क्या था? विधान परिषद की नौबत क्यों आई कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका अलग काम करे और विधायी बनाने का काम किसको सौंप दिया गया? विधान परिषद। ये विधि बनाएगी और गवर्नर जनरल की कार्यपालिका उसे लागू करेगी। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट ये होगा 4 विभाग। पहला पॉइंट 4 विभाग बनाए, गृह, वित्त, विदेश, रक्षा। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना, इसी को घुमा फिरा के क्या बोलेगा कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिक और विधायी शक्तियों को पृथक करने हेतु केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक। तीसरा, अब केंद्रीय विधान परिषद बन गया, अब गवर्नर जनरल की जो जनरल की परिषद है उसमें पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया। कैसे दिया गया? 6 में से 4 सदस्य अब इन क्षेत्रों से होंगे। कहाँ के? MBAB, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक 3 सुने, आप एक और जोड़ लो, आगरा, 1-2 और जोड़ लो, आगरा। मैं असम बोल दिया था गलती से, लगा आगरा। तो कभी ये प्रश्न बन जाएगा कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया, उनमें से कौन कौन से क्षेत्रों से थे? MBAB 3 तो क्लियर है, A से क्या है? आगरा। ये प्रश्न बन जाएगा। आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ इसी अधिनियम के तहत हुआ। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का अर्थ क्या हुआ? इससे पहले तक देखो, जो गवर्नर जनरल और ये सब थे, ये सब तो अंग्रेज जो वहाँ ब्रिटेन से भेजते थे और वो बड़े अधिकारी नियुक्त हो जाते थे यहाँ। लेकिन छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अधिकारी तो चाहिए ना,
चलाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, सिविल सेवा का परीक्षा कंडक्ट करते थे। कहाँ? लंदन में करते थे। और लंदन में केवल यूरोपीय उनके लिए ही अलाउ था, वही परीक्षा में बैठते थे। जो सेलेक्ट होते थे उनको भारत भेज देते थे अधिकारी, है ना। तो लंबे समय से भारतीय मांग कर रहे थे कि भैया हमारा देश है, हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, कम से कम इस शासन व्यवस्था में हमारे बच्चों को, युवाओं को इसमें अधिकारी बनने का या कर्मचारी बनने का मौका तो दो। तो मांग चल रही थी। तो इस अधिनियम में अच्छा, अब यहाँ पे सफल हो गया। लेकिन अगर कुछ देर पहली बार सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रयास कहाँ किया गया था? इससे पहले किया गया था, लेकिन विफल किया गया। ठीक, अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पर हो गया। भारत में पहली बार सिविल सेवकों की खुली भर्ती का आयोजन इसी के तहत हुआ। अब इन्होंने अनुमति दे दी कि अब भैया लंदन में जो ICS की परीक्षा होती है, अब भारतीयों के लिए भी ओपन है। अब भारतीय भी लंदन जाके परीक्षा में बैठ सकते हैं, सेलेक्ट हो गए तो अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, अब पढ़ाई हम नहीं करते थे यहाँ। और यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो पढ़ ही रहे, बाहर ही पढ़ रहा है। लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा में जिसको बैठना है उसको लंदन जाना। ठीक, और इसके लिए व्यवस्था तो कर दी गई। तो अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया था 1854 में। ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है ना। सिविल सेवकों की खुली भर्ती के लिए अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मकाले। कहीं दिया हो 1854 मकाले समिति का गठन किया गया। 1854 में मकाले समिति का गठन किस लिए किया गया था? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती। क्लियर है? तो पहला वाला तो क्लियर है। अब कितने हो गए? चतुर्थ चार्टर अधिनियम में 3 चीजें हैं, 4 विभाग बनाए गए, गृह, वित्त, विदेश, रक्षा। दूसरा गवर्नर जनरल के कार्यपालिक और विधायी शक्ति को पृथक करते हुए केंद्रीय विधान परिषद का गठन। तीसरा क्या? गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, 6 में से 4 इन क्षेत्रों से सदस्य बनाए गए। कहाँ से? MBA। अगला वाला सिविल सेवकों की खुली भर्ती का शुभारंभ खोल दिया गया। खुली प्रतियोगिता मतलब भारतीयों को भी अलाउ कर दिया गया। और इसके लिए अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे मकाले समिति। जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम से समिति होती है। मकाले समिति का गठन किया। कब किया गया? 1854। अगला द्वितीय विधि आयोग का गठन, इसकी अध्यक्षता में जॉन रोमेली। द्वितीय विधि आयोग का गठन, पहला तो इसके पहले किए थे, है ना। पहला 1834 से प्रथम विधि आयोग, लॉर्ड मकाले थे उसके अध्यक्ष। वही मकाले, वही मकाले, है ना। और द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष जॉन रोमेली। अब ये विधि आयोग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी विधि आयोग की अनुशंसा पर भारत में इनका गठन किया गया। IPC, CRPC, CPC का गठन हुआ। IPC, CRPC, CPC। अब आप इसको देखो, अब 2 तरीके से इसको याद रखना होगा। IPC का नाम बदल दिया गया, इंडियन पीनल कोड। IPC का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड, और आपके नोट्स में भी लिखा होगा, कहीं लिखा होगा भारतीय दंड प्रक्रिया, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। और CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता ना। और CPC ये क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड, नागरिक प्रक्रिया संहिता। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखो। IPC, CRPC, CPC का गठन किया गया। देखो, संविधान की धारा अलग है, बहुत लोग आप भी कंफ्यूज करते हैं। संविधान की धारा अलग है, जिसे हम आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। और जब आप कोर्ट में सुनते हो IPC की धारा, CRPC की धारा, तो ये कानूनी संहिता है ना। ये कानूनी संहिता है जिसका इस्तेमाल न्यायालय में और पुलिस थाने में किया जाता है।
कौन से किसने क्या अपराध किया है, वो कौन सी धारा के तहत होगा, उसकी क्या सजा होगी, वो लिखित प्रावधान है। तो आईपीसी सीआरपीसी समझ गए। ये अगर इसकी धारा बोली जाए तो अलग है, और संविधान की धारा बोली जाए वो अलग है। तो द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया, और द्वितीय विधि आयोग के तहत आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी का गठन किया। ये फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, अब फुल फॉर्म पूछेगा। आईपीसी का नाम हाल ही में संसद ने बदल कर दिया है बीएनएस। क्या कर दिया है? बीएनएस। ये पूछेगा आपसे, भारतीय नागरिक संहिता, बीएनएस। अब ये फुल फॉर्म लिखोगे, बीएनएस का फुल फॉर्म भारतीय नागरिक संहिता, यहीं पर लिखेंगे, है ना। वर्तमान में नाम बदल दिए गए। आईपीसी बन गया है बीएनएस। ये क्या है? भारतीय, ऐसे ही होगा, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता। और सीआरपीसी का नाम बदल कर दिया गया, सीआरपीसी का नाम बदल के कर दिया गया बीएनएसएस। ये क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फुल फॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये नाम इतने शानदार लिखते हैं ना, ये मुंह थोड़ा। कानून अब ऐसा हो चुका है कि सुरक्षा प्रदान करने की बजाय निरपराधियों को ही लपेट देता है। उसकी शुरुआत पुलिस थाने से होती है। अभी मैं आया हूँ हाल ही में 2 बार ना, 2 बार विजिट हो गया। यह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक बार मेरे ऊपर लगा बीएनएस 299 धारा लगी, बीएनएस धारा। एक बार लगा बीएनएसएस 151। अपराधी नहीं हूँ, मेरा मामला अलग है, मैं किसी और मामले में जाता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ पाखंड के विरोध, पाखंड का विरोध करता हूँ, तो जिनका धंधा पाखंड से चलता है उनको चिढ़ आ जाता है। ठीक है। ये तो द्वितीय विधि आयोग का गठन, अध्यक्ष कौन? जॉन रोमिन, और इनकी अध्यक्षता में अनुशंसा की गई और बना क्या? चतुर्थ चार्टर अधिनियम के तहत आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी का गठन किया गया। लेकिन आईपीसी का वर्तमान नाम बदलकर क्या हो गया? बीएनएस, भारतीय नागरिक संहिता, और सीआरपीसी का बदलकर नाम हो गया बीएनएसएस, और इसका फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आइए, ये हो गया चार्ज, पूरा कंपनी शासन हो गया लास्ट। अब आइए आप पहुंचेंगे क्राउन शासन, बोला है ना, क्राउन शासन। क्राउन शासन, इसका पहला वीडियो देखिए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये थोड़ा बोरियत वाला है, रटना है इसमें, क्योंकि साला इधर एपी के ओटी चलती है, ओटी के एपी चलती है, तो बार रिवीजन बताया था, करना है शॉर्ट में लिख कर। आइए, अब आइए क्राउन शासन। अब आपको पता है 1853 का चार्टर अधिनियम आया, उसके बाद 1897 विद्रोह हो गया। अब जो है बहुत फेरबदल हो जाएगा। अब ब्रिटेन में जो आका बैठे हैं उनको लग जाएगा डर, लगेगा कि कंपनी भारत में शासन चलाने में विफल हो गई। विद्रोह बहुत बड़ी बात है, और अगर एक बार संगठित विद्रोह हो गया तो हमारी जो भी अभी क्रेडिबिलिटी पूरे विश्व में है वो धोखे लगे। तो क्या किया कि ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। कौन थी उस समय? विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने अब भारत का बागडोर अपने हाथों में ले लिया सीधे। अभी तक कंपनी शासन चला रही थी, अब सीधे अपने हाथों में ले लिया। तो अब जो शासन चलेगा अंग्रेजों का द्वितीय चरण का, वो कहलाएगा क्राउन शासन। क्राउन शासन, ठीक। अब क्या क्या होगा तो देखो, रिलेट करो। अब क्राउन शासन शुरू हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको मतलब, और अब तो अब व्यापारी नहीं है,
अब तक ये अव्यय व्यापारी नहीं रहे, अब क्या होगा, सीधे शासक बनेंगे। तो सबसे पहला काम जो होगा क्राउन शासन, तो सबसे पहला अधिनियम पारित होगा क्राउन शासन के तहत, और वो है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। रूपरेखा तो कल कर चुके हैं अपन। तो क्राउन शासन के तहत पहला अधिनियम जो पारित होगा क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1858। अब इस अधिनियम के तहत कभी ये पूछ सकता है 2 अगस्त 1858 पारित कब हुआ, 2 अगस्त 1858। और पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको कहा गया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहा गया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछ लेगा एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस अधिनियम को कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1858। अब आप अंदाजा लगा लो पहला चीज क्या होगा, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। देखो पहला वही, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, पहला बिंदु ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। ये भी पूछ सकता है अब शासन किसके हाथों में चला गया, क्राउन कौन है उस समय, महारानी, ये समाप्त हो गया तो शासन किसके हाथों में चला गया, क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। अब ये हो गया, तो इसके साथ ही क्या करेंगे, ये देखो ये खत्म हो गया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, रिलेट कर रहा हूं मैं, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए निदेशक मंडल था, और भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, जिसे हम क्या कह रहे थे, दोहरा शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होते ही क्या हुआ, रिलेट करते हैं, दोहरा शासन भी समाप्त, इसके समाप्त होते ही क्या होगा, दोहरा शासन भी समाप्त, दोहरा शासन भी समाप्त। अब इसी को एक्सपेंड कर, मतलब निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड भी समाप्त हो गए। ठीक, मतलब रिलेट करके याद रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो अब निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की जरूरत है, वो भी समाप्त। ठीक, दूसरा व्यापक परिवर्तन क्या किया जाएगा, भारत की गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाएगा। ये देखो केवल भारत का वायसराय, देखो स्पेलिंग सुधारो, ये शब्द फोकट में लगा है, भारत का वायसराय। अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा भारत का वायसराय। ठीक, अच्छा, भारत का वायसराय बना दिया जाएगा और एक नया पद क्रिएट किया जाएगा। अब प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सब देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ना। आप अगली में सही बोल रहे हो, क्या चेक कर रही हो, माइक लगाए नहीं यार, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज उस तरह से नहीं गई होगी जैसे जाती है। बताओ सर, माइक अब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में भारत की सत्ता। अब भारत, जो भारत का वायसरॉय है वो तो भारत में रहेगा। अब एक बात बताओ कि भारत में शासन व्यवस्था कैसे चल रहा है, क्या ब्रिटेन की महारानी वायसरॉय को फोन कर करके पूछेगी? नहीं। तो ब्रिटेन की महारानी क्या करेगी, एक नए पद का सृजन करेगी, भारत राज्य सचिव का एक नए पद का सृजन किया जाएगा इसी के तहत, और वो क्या होगा, भारत राज्य सचिव का एक नया पद बनाएगी, भारत राज्य सचिव का। ठीक, इसका ऑफिस लंदन में ही रहेगा, भारत राज्य सचिव का ऑफिस लंदन में ही रहेगा, जो कहा जाएगा इंडिया हाउस। ऑफिस कहाँ, भारत राज्य सचिव का लंदन में, इंडिया हाउस।
जो महारानी के बगल में रहेगा। अरे महारानी को इतना फुर्सत है कि वो भारत के शासन की पूरा पूछती रहे वॉइस रॉय से? नहीं, वो क्या करेगी, वहीं लंदन में भारत राज्य सचिव का ऑफिस होगा और वो समय समय की खबर किसको देगा? ब्रिटिश संसद में देगा कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी चल रही। तो वहाँ करीब है वो ना। अब वो भारत राज्य सचिव यहाँ इसको फ़ोन करके रिपोर्ट लेगा, हाँ भाई क्या चल रहा है, क्योंकि बॉस यहाँ के भारत के वॉइसरॉय का बॉस कहाँ बैठा है? लंदन में बैठा है। और वो जो बैठा है वो किसके प्रति जवाब दे? ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश की संसद में उससे सवाल पूछे जाएंगे, हाँ भैया भारत में शासन कैसा चल रहा है, जवाब वो देगा वहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो एक नए पद का सृजन किया जाएगा भारत राज्य सचिव का, जिसका ऑफिस कहाँ होगा? लंदन में होगा। उसके ऑफिस को क्या कहा जाएगा? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस। अब वो अकेला तो काम नहीं करेगा, उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। 15 सदस्यीय पर कहीं दिया होगा, कहाँ दिया है? 15 सदस्यीय, ये बोल्ड कर दो इसको, भारत परिषद बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो 15 सदस्यीय परिषद था उसका नाम क्या था? भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। इंडिया काउंसिल, भारत परिषद का गठन किया गया। तो भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य थे? 15, जिसमें से 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो बर्खास्त हो गई ना, लेकिन यहाँ समाप्त हो गई, लेकिन वहाँ तो है ना, उसके 7 सदस्य होंगे, और 8 ब्रिटिश संसद के। 8 कहाँ के सदस्य? ब्रिटिश संसद के। क्लियर है? अब जोड़ो चीज़ों को, पिरो। भारत शासन अधिनियम नहीं, पहले पूरा कर लूँ। अच्छा, प्रथम भारत राज्य सचिव जी के आ गया, भारत राज्य सचिव बनाया गया ना पहला, कौन बना? लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले प्रथम भारत राज्य सचिव, लॉर्ड स्टैनले। और जब अंग्रेजों ने बर्मा को कब्जा कर लिया, तो भारत और बर्मा का जो भारत सचिव था वो डुंडास था, कभी लटके झटके वाला है, 5%। गलती से पूछ दिया तो केवल भारत का पहला भारत राज्य सचिव कौन था? लेकिन अंग्रेजों ने बर्मा को कब्जा कर लिया था, तो भारत और बर्मा को मिलाकर भारत राज्य सचिव कौन था? डुंडास। ठीक, अब चलिए इसको पिरोइए। भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1858। क्या हुआ भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। शासन किसके हाथों में? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया, वही है। महारानी क्यों कौन होती थी? एक राजा की बहुत सारी रानियां, उसमें जो प्रमुख रानी वो महारानी। फेवरेट नहीं रहे, बड़ी, बाकी सब तो पटरानियां होती थी ना। महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, इससे से जोड़ लो भैया, दोहरा शासन भी समाप्त। दोहरा शासन, जब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए निदेशक मंडल था, अब इसकी ज़रूरत नहीं। नियंत्रण बोर्ड था, नियंत्रित करने के लिए ज़रूरत नहीं। तो दोहरा शासन समाप्त, मतलब क्या क्या समाप्त हो गया? नियंत्रण बोर्ड तथा निदेशक मंडल समाप्त, तथा निदेशक मंडल समाप्त, ये भी समाप्त हो गए। दूसरा बिंदु, अब शॉर्ट में भारत का वॉइसरॉय, मैं तो इतना ही लिखने में समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे पहले पता है कि भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था तृतीय चार्टर एक्ट में। अब भारत का गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया भारत का वॉइसरॉय। ठीक। तीसरा बिंदु, भारत राज्य सचिव का सृजन। भारत राज्य सचिव के, अब मैं अब लंबा नहीं लिखूंगा, सचिव के पद का सृजन, मैं सीधा भारत राज्य सचिव का सृजन, मतलब पद ही है ना।
अब इसका ऑफिस कहाँ भैया, कार्यालय कहाँ? लंदन में। कार्यालय इंडिया हाउस, इसे कार्यालय का नाम इंडिया हाउस, इंडिया हाउस, और ये कहाँ? लंदन में। फिर भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए क्या गठित किया गया? भारत परिषद। क्या गठित किया गया? भारत परिषद। इसकी सहायता के लिए भारत परिषद गठन किया गया। भारत परिषद में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। 15 सदस्य में 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के, 8 ब्रिटिश संसद के। 8 कौन? ब्रिटिश संसद के। ठीक। अब भारत राज्य सचिव का जब ऑफिस लंदन में है तो किसके प्रति जवाबदेह होगा? ब्रिटिश संसद। किसके प्रति जवाबदेह? ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद का ही व्यक्ति अध्यक्ष होता था, भारत राज्य सचिव बनाया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं होगा। और इसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत परिषद की इसकी सहायता के लिए बना है, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? वही तो होगा। अध्यक्ष कौन होगा? भारत राज्य सचिव। और वो ब्रिटिश संसद का आदमी होगा, तभी तो ब्रिटिश संसद में जवाबदेह है, सवाल उससे पूछे जाएंगे। क्लियर? और पहला भारत राज्य सचिव कौन? स्टैनले। स्टैनले। लॉर्ड, ये लॉर्ड और बोलने की जरूरत नहीं, स्टैनले याद रख लो बस, है ना? हो गया। आइए अब परिषद अधिनियम है, फोटो खींचना है। सब पगले चले, आ जाओ। अब परिषद अधिनियम की बारी आ गई। अब परिषद, आप वो रूपरेखा तो पहले देख चुके हो। 3 परिषद अधिनियम आए थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। सबसे पहले 1861। इस समय भी कैनिंग था। भारत का वायसरॉय कौन था? कैनिंग। कैनिंग ने इस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ किया। पोर्टफोलियो सिस्टम। अब आप कोई एक चीज रख लो, हिंदी में संविभाग, क्योंकि क्या कर सकता है, हो सकता है कि हिंदी ना लिखे संविभागीय प्रणाली लिख दे, वो पोर्टफोलियो सिस्टम इधर नहीं दिख रहा थी, बगल में देखो गई। पोर्टफोलियो सिस्टम एक तो याद कर लो, क्योंकि धोखा दे सकता है यहाँ पर। वो देवनागरी लिपि में पोर्टफोलियो लिख दे, है ना? अब मान लो नहीं भी लिखा तो बगल में तो देख लोगे एक बार। तो पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम। दूसरा, ये इस पहले सुधारो ईयर 1862, 1862 है ये। आई उधर चली गई। अब देखो, पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया, पहली बार। और सन कौन सा है? 1862। 1862। वो तो जीके के रूप में भी पूछ देगा आपसे अलग से कि पहली बार भारत में बजट कब आया? 1862। 1862। अभी तुम्हारा ड्यूटी ज्यादा रगड़ दे रहे हैं क्या? 7:30 से 2। फिर 7:30 से अगर 2 है तो तुम्हारे पास अब उसके बाद रात भर का समय है। कितना देर समय निकाल लेती हो पढ़ने के लिए? तो पिछले संडे पढ़ नहीं पाई। देखो, हाँ, ये तुमको नोट्स कौन बोला एकदम सजा धजा के बना? क्यों? वो तो शॉर्ट में तो पढ़ते पढ़ते बना सकते हो, क्लास में पढ़ो ज़्यादा। और नोट्स बनाते पर आपको पता है, नोट्स बनाते बनाते भी तो याद होता है। आप, मुझे तो लगता है 50% तो आपका नोट्स बनाते याद होता है ना, अगर ध्यान से एकाग्र। अब बस नहीं कि बस देख के कॉपी कर रहे हो, एक कोई दिक्कत नहीं है। देखो,
पहली बार आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ठहराव के साथ तैयारी करो, समय लगेगा, समय दो, हो सकता है आप स्लो चलो। अब देखो, जिनके पास फुल टाइम है पढ़ने को, उनके पास ज़्यादा समय है पढ़ने को, जिन जो कामकाजी हैं उनके पास जाहिर सी बात है कम समय है, लेकिन आप प्रयास तो करो। जो कामकाजी हैं हो सकता है वो धार पहली बार में ना आए, लेकिन भिड़े रहोगे तो दूसरी बार, पहली बार का जो मेहनत ठहराव के साथ करोगे जायज़ वो आपका बेकार नहीं होगा। अगली बार जब फिर से उस विषय को पढ़ोगे तब तेज़ी से हो जाएगा और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। मैं यही सुझाव दूंगा। देखो, अपने आप को, परिस्थितियों को देखते हुए चलो, हड़बड़ाओ मत, क्योंकि जो फुल टाइम है जिसके पास पढ़ने को वो अलग बात हो गई, और जो काम काज कर रहा है उसके साथ तैयारी कर रहा है उसके लिए अलग बात हो गई। बस अंतर ये हो सकता है कि जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है वो चीज़ उसको 1.5-2 साल में अचीव हो जाएगी, तो अगर आपको शायद 3-3.5 साल लग जाएगा। बस यही तो अंतर आएगा, क्योंकि आप थोड़ा स्लो चलोगे, आपके साथ तो उतना समय नहीं मिल पा रहा आपको। लेकिन अगर बदलना है अपना जीवन तो जूझना तो पड़ेगा। जितना भी समय आपको मिलता है आप उस समय का इस्तेमाल करो, ठहराव के साथ सॉलिड तैयारी करो, जो करो सॉलिड करो, ठीक। अब सवाल ये है कि टेस्ट में नंबर कम आएगा, तो मैं उसको ये सोचकर ना बोलूं कि कामकाजी है, तो बोलूं ही ना कभी कि कैसे नंबर कम क्यों आ रहा है, तो मैं बताऊं वो ढीला हो जाएगा। मुझे पता है अंदर से कि भाई बाकी लोगों की अपेक्षा उसको समय कम है, मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर मैं कभी बोलूँगा ही नहीं कि कैसे नंबर कैसे कम आया, तो फिर वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। जब पेपर बांटूंगा तो मैं हाँ, उतना कड़वा शायद कभी ना हो क्योंकि अंदर से जानता हूँ, लेकिन फिर भी टोकूंगा जरूर, क्यों भाई अगली बार आना चाहिए। तो आपका क्या है, प्रयास में लगे रहोगे, चाहे कम ही समय मिल रहा है, लेकिन जितना समय मिल रहा है प्रयास में लगे रहोगे। बात समझ रही हो? मैं सब जानता हूँ, ऐसे ही बाल मेरा सफ़ेद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं, अगर मान लो कोई, पहला तो मैं जल्दी कड़वा होता नहीं, एक बात बता दूँ तुमको, जल्दी नहीं होता, क्योंकि मुझे सबके हाव भाव और हरकतों से पता लग जाता है कि वो प्रयास कर रहा है। हाँ, अब जो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता तो 3-4 महीने बाद मुझे गुस्सा उस पर आने लगता है, तब आने लगता है, तब मैं थोड़ा हार्श हो जाता हूँ। लेकिन नॉर्मली देखना, मैं जल्दी गुस्सा नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ, समझता हूँ परिस्थितियों को, उस हिसाब से उसको उस तरीके से मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ ना। हाँ, पढ़ेगा ही नहीं, मुझे मालूम हो जाता है किसी का नंबर कम आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है प्रयास कर रहा है, और किसी का नंबर कम आ रहा है वो प्रयास ही नहीं कर रहा है तो कम आ रहा है, ये भी मुझे मालूम चल जाता है। चलो, पहली बार भारत में बजट कब आया? 1862। किस अधिनियम के तहत? इसका प्रावधान कहाँ था? भारत परिषद अधिनियम 1861, पहली बार आया बजट, ठीक। तो पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम कैनिंग ने प्रारंभ किया। दूसरा, पहली बार भारत में बजट आया इसी के तहत 1862 में। वॉइस रॉय को इन्होंने वो 1862 का रोला। आइए, कहाँ किस ये है। अब देखो, वॉइस रॉय को, भारत का वॉइस रॉय बन चुका है अब तो। भारत के वॉइस रॉय को 2 शक्तियां मिली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और विधेयक पर वीटो शक्ति, 2 शक्तियां दी गई। वॉइस रॉय को 2 शक्तियां मिली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और विधेयक पर वीटो शक्ति। अब मैं आपको अध्यादेश और वीटो शक्ति पर यहाँ माथापच्ची नहीं करूँगा, क्यों? जरूरत नहीं है। जब मैं आऊँगा संविधान में राष्ट्रपति का अध्यादेश तो डिटेल बताऊँगा अध्यादेश क्या होता है, वीटो शक्ति क्या होती है, वहाँ बताऊँगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल के लिए आप जानो, केवल वॉइस रॉय को 2 शक्तियाँ दी गई। कौन सी? एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति और एक विधेयक पर वीटो शक्ति। अध्यादेश की अवधि कितनी होती थी? 6 माह। फिलहाल के लिए बस इतना जानो
कि विधि बनाने का काम केंद्रीय विधान परिषद का है, लेकिन मान लो केंद्रीय विधान परिषद उस समय विधि बनाने की स्थिति में नहीं है, तो वॉइस रॉय एक अस्थायी विधि जारी कर सकता, अस्थायी विधि बना सकता था, जिसे क्या कहा गया, अध्यादेश। और इसकी अवधि कितनी होती थी, 6 माह, 6 माह की होती बस। फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को, अब देखो आप शॉर्ट में, भारतीयों को विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मौका आई। हाँ, पहली बार अब केंद्रीय विधान परिषद की बात हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने क्या सुना, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में 6 में से 4 स्थानीय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। अब हम क्या सुन रहे हैं, केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, पहली बार ये व्यवस्था की गई। और इसके तहत कैनिंग ने 1862 में, ये भी बोल्ड कर दो, कैनिंग ने 1862 में, अब वही है ना केंद्रीय विधान परिषद, चतुर्थ चार्टर अधिनियम में बना था केंद्रीय विधान परिषद। और हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ देख रहे हैं आप भारतीय परिषद अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार ये व्यवस्था की गई कि विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाए, विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाए। लेकिन किस रूप में, देखो एक सरकारी सदस्य होता था, एक गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य मतलब जो ब्रिटिश शासन में अधिकारी है वो सरकारी सदस्य, अगर वो विधान परिषद का सदस्य बनाएगा तो सरकारी सदस्य। लेकिन जो ब्रिटिश शासन में अधिकारी नहीं है उसे सदस्य बनाया जाएगा तो गैर सरकारी सदस्य। तो पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, पहली बार। और इसी के तहत 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में नामांकित किया। क्या किया, नामांकित किया, चुनाव नहीं हुआ, क्या किया, साइन करके 3 सदस्य भारतीय को सदस्य बना दिया केंद्रीय विधान परिषद में। कौन थे, सवाल पूछेगा। 1862 में पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, 16:9 चेक करो ना, ये साइड लग गया, उधर वो छूट गया। अब अगर मान लो मैं नॉर्मल रहने दूं, नॉर्मल, तो ये नीचे वाला कटता है। 16:9 करके देखना, ठीक, समझ गए आप। केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, किस अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसी के तहत कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया। कौन थे, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। रट लो बस, इधर ज्यादा नहीं। आइए अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रांतीय विधान परिषद। ये देखो परिषद ही लिखा है, परिषद का गठन। पहली बार प्रांतीय विधान परिषद का प्रावधान, इसके गठन का प्रावधान किया गया। अभी केंद्रीय विधान परिषद बना था, अब अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया पूरा, तो उन्होंने क्या किया, आज भारत राज्यों में विभाजित है, उस समय प्रांत बनाते थे वो, प्रांत, बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, उड़ीसा प्रांत, ऐसा, ठीक। तो पहली बार अब प्रांतों में विधान परिषद का गठन का प्रावधान हुआ और इसी के तहत प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। 3 को याद कर लो आप। सबसे पहले बंगाल, बंगाल में भी प्रांतीय विधान परिषद का गठन 1862 में, बोल्ड कर दो इसको, ये ईयर याद होना चाहिए, बंगाल। बाकी के ईयर आपको याद ना हो, ये लटके झटके वाले हैं कि पंजाब में विधान परिषद का गठन कब हुआ, 1897, आगे चल के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1866, ठीक। लेकिन पहली बार प्रांतों में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किसमें किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और इसके तहत भारत में सर्वप्रथम किस प्रांत में विधान परिषद का गठन हुआ, बंगाल। कब हुआ, 1800। तो 1862 में 3 चीज़ें हो गई। 1862 में पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत हुआ। 1862 में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में
कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामांकित किया और 1862 में ही आओ बाद में बना। इसके तहत प्रावधान किया गया, वो तो 3 बस लिख दिया शुरुआती जो 3 बने, ठीक। और 1862 में पहली बार किसी प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया, बंगाल। बन गया 3 फैक्ट। आइए, तृतीय विधि आयोग का गठन, चौथी विधि आयोग का गठन 10% चांस है, मतलब मर मर के रटना नहीं है, ठीक। एला का एला एम ए का कर देवे बी फैक्ट, बी फैक्ट। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज, इसमें एक और चीज होगा, नहीं है कोई बात नहीं, बाद में बताऊंगा। इसमें वो नहीं है क्या कि नहीं, ठीक है। आइए, अबे द्वितीय परिषद अधिनियम आएगा ना, इधर आएगा, इधर इधर ये आया। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ इस अधिनियम के तहत। अप्रत्यक्ष चुनाव, कीवर्ड क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे कहा जा रहा है, देखो। केंद्रीय विधान परिषद में देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव, पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ उस अधिनियम के तहत। कैसे? इसके तहत वॉइस रॉय, अब वो इसको सुधारना ना उस हिसाब से, जो भी यहाँ पीपीटी में गड़बड़ है। वॉइस रॉय केंद्रीय विधान परिषद में, कहाँ पर? केंद्रीय विधान परिषद में। वॉइस रॉय केंद्रीय विधान परिषद में। और गवर्नर, गवर्नर कहाँ होता था? प्रांत में। तो क्या आएगा? प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। वॉइस रॉय केंद्रीय विधान परिषद में नामांकित कर सकता था। क्या कर सकता था? नामांकित कर सकता था। किसको नामांकित कर सकता था? यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों को, गैर सरकारी सदस्यों को। और उसी प्रकार गवर्नर नामांकित कर सकता था, कहाँ? प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को, गैर सरकारी सदस्यों को। लेकिन इससे पहले अपन क्या देख रहे थे? वॉइस रॉय को जिसका मन किया साइन किया, बना दिया। अभी अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह है कि वॉइस रॉय कुछ लोगों को केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था, लेकिन किसकी सिफारिश पर? अब सिफारिश देखो, किसकी सिफारिश पर? वो उन नामों की सिफारिश कोई करता था। किसकी सिफारिश? पहला क्या है लिखा हुआ है? प्रांतीय विधान परिषद लिखा है। प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद की सिफारिश पर, प्रांतीय विधान परिषद की सिफारिश पर। और बंगाल चैम्बर आए, हाँ, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, कॉमर्स की सिफारिश पर। क्लियर? ये इन दोनों की सिफारिश पर, मतलब अभी वॉइस रॉय अपनी मर्जी से किसी को सदस्य नामांकित नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? इन दोनों की सिफारिश पर। तो इसी को क्या कहा गया है? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रारंभ हुआ किस अधिनियम के तहत?
भारतीय परिषद अधिनियम 1892। हालांकि इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपके नोट्स में लिखा होगा, लिखा है ना? हाँ, वही चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष हुआ ना, क्योंकि ये दोनों जिसका नाम सुझा रहे थे उसी को अब वायसरॉय केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर रहा था। क्लियर? उसी प्रकार गवर्नर भी प्रांतीय विधान परिषद में कुछ सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। किसके सिफारिश पर? बहुत सारा है। जमींदारी एसोसिएशन, क्या क्या है? देखो, जमींदारी एसोसिएशन, जिला परिषद है ना, जिला परिषद, व्यापार संघ और विश्वविद्यालय, नगर पालिका और विश्वविद्यालय, नगर पालिका और विश्वविद्यालय, जैसा नोट्स में है ना वैसा विश्वविद्यालय। इन लोग जिसका नाम सुझाते थे सब लोग, उनमें से कुछ सदस्यों को गवर्नर गैर सरकारी सदस्य के रूप में कहाँ नामांकित करता था? प्रांतीय विधान परिषद। बात क्लियर हो गई? तो पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद में भी और प्रांतीय विधान परिषद दोनों जगह कुछ गैर सरकारी सदस्य चुने गए। लेकिन चुने गए मतलब चुनाव नहीं हुआ, मतदान नहीं हुआ। वास्तव में वायसरॉय केंद्रीय विधान परिषद में कुछ लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करते थे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, और गवर्नर जो है जमींदारी एसोसिएशन, जिला परिषद, व्यापार संघ, नगर पालिका और विश्वविद्यालय, ये कुछ नाम सिर्फ सुझाते थे, सिफारिश करते थे और वो उन्हें गैर सरकारी सदस्य नामांकित करते थे। बात क्लियर है? ठीक, अब ब्रेक।